हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, कमेंट बहुत सारे आ रहे थे और मेरे पास पर्सनली मैसेजेस भी आ रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। चाहे एबीसी आईडी से रिलेटेड डाउट्स थे कि वो क्या है या फिर कैसे बनेगा, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पीसीएम के साथ में चाहिए या अलग अलग चाहिए, या फिर रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। कट ऑफ मतलब क्या रहने वाली है, लास्ट कितने तक को अप्लाई कर देना चाहिए, क्या जैन वाला अटेम्प्ट, सारे जितने भी कमेंट आपके रेगुलरली आ रहे हैं। तो मैं क्योंकि एक ही कमेंट कई बार आ रहा है, मतलब काफी सारे स्टूडेंट का डाउट है, तो मैंने सोचा एक वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही हम बात कर लेते हैं एबीसी आईडी की। तो देखो, एबीसी आईडी वैसे कंपलसरी हो गया है सभी के लिए। अब आने वाले टाइम में हर यूनिवर्सिटी और हर जगह जरूरी होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एबीसी आईडी यार आपके स्कूल में बनवाया होगा, बहुत सारे स्कूल में होता है बनवाया है, और जिनने नहीं बनवाया है तो आप यार कोई भी वीडियो जाकर चेक कर सकते हो यूट्यूब पर या कहीं पे कि कैसे बनाना है स्टेप वाइज। उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आधार कार्ड से लेकर आपकी 10-12 की मार्कशीट, मतलब सब कुछ। एबीसी आईडी 12 डिजिट का नंबर होता है, डिजी लॉकर अकाउंट जो, उसका सारी डिटेल्स होती हैं आपकी। जैसे कि वो एक तरह का सर्टिफिकेट है, जैसे आपका कोई सर्टिफिकेट खो जाए तो उसमें रहेगा वो, तो वो जरूरी होता है। एबीसी आईडी 12 डिजिट का होता है, आप बना सकते हो, कहीं पे भी यूट्यूब पे वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हो। और सेकंड थिंग, और वो एबीसी आईडी जरूरी है क्योंकि उसमें स्टार दिया है तो रजिस्ट्रेशन में लगेगी। सेकंड जो था वो रजिस्ट्रेशन डेट से रिलेटेड है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि 10-12 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो, बट एक्चुअली में वो अदर कोर्सेज का था। बीटेक का जो है, या फिर जो भी अदर नेशनल लेवल एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं जेएमआई में, जैसे जेई मेन हो गया, सीयूईटी, उनके जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो उनके नेशनल लेवल टेस्ट के रिजल्ट के 10 दिन बाद तक की है। यानी कि जेई मेंस का जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जो स्कोर कार्ड आएगा, उसके 10 दिन बाद तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये काफी डाउट था स्टूडेंट को, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि किसी को नहीं पता फ्यूचर में हमारी कितनी परसेंटाइल बनेगी, क्या 85 प्लस बनेगी या नहीं बनेगी, हमें अप्लाई करना चाहिए। तो आप आराम से स्कोर कार्ड आ जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो है कौन सा अटेम्प्ट, देखो यार बहुत, आप एक बार जेई मेंस दे दोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड कि जनवरी अटेम्प्ट या अप्रैल अटेम्प्ट कौन सा एक्सेप्ट होता है। देखो, कोई इंडिया के कोई भी कॉलेज हो जो जेई मेन एक्सेप्ट करता है, चाहे आईआईटी हो या जेएमआई हो, कोई भी, वो यार देखो फाइनल स्कोर कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। आपका एक फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, जैसे जैन अटेम्प्ट है, उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट है, तो उसमें जो बेटर वाला होगा उसी को फाइनल स्कोर कार्ड बनाते हैं। और ओवरऑल जितने भी, जैसे जैन में आपका 95 परसेंटाइल है और अगर अप्रैल में 90 परसेंटाइल है, तो आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड होगा उसमें 95 परसेंटाइल लिखा रहेगा। और ऊपर जितने भी ओवरऑल दोनों अटेम्प्ट में यूनिक कैंडिडेट्स हैं, उस पर आपकी रैंक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ऐसे फाइनल स्कोर कार्ड आता है। और आपको कुछ नहीं करना, रजिस्ट्रेशन करते टाइम जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो कि कॉमन होता है दोनों ही अटेम्प्ट में। तो वो कुछ नहीं करना, आप रजिस्ट्रेशन कर दो, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे। वो खुद जेएमआई खुद रिजल्ट देखता है, खुद आपका रैंक देखता है। जब आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे उसके थ्रू वो देख लेता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो डाउट था वो था आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी स्टेप वाइज वीडियो बनाया था, उसी को फॉलो करना है, क्योंकि इन्होंने न्यू वेबसाइट बनाई है तो काफी सारी चीजें चेंज की है। उनके अंदर बीटेक बीआर के लिए अलग से लिंक दिए उन्होंने। तो अगर आप जो है एक्टिवेट कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, तो बीटेक वाले सेक्शन में ही जाके करो, दूसरे अदर कोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बीटेक में एक्टिवेट करते हो और अगर नॉर्मल में फॉर्म में रजिस्टर करोगे तो नहीं आएगा, दिखाएगा क्लियरली। और अगर आपको लिखा है, एक डाउट ये भी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि आपका दिखा रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दूसरी ईमेल आईडी और दूसरे फोन नंबर से एक नया अच्छे से स्टेप वाइज करो, कोई गलती ना करके उसमें करो। अगर आपने पेमेंट ऑब्वियसली अभी तक नहीं दी होगी, अगर फॉर्म ही में इशू है तो कहाँ से सबमिट कर सकते हो पेमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू आ रहा है वो जो है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन से रिलेटेड है। लाइक यहाँ पर क्या कट ऑफ के बारे में हम आगे इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। रिजर्वेशन में ये है कि जैसे जनरल जितने जो भी नॉन मुस्लिम है, पीडब्ल्यूडी को छोड़कर वो सारे जनरल में आते हैं। और ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि 50% यहाँ पर नॉन मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व है और 50% मुस्लिम के लिए। तो यहाँ पर कट ऑफ भी काफी लो जाती है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम, कोई दिक्कत नहीं है। हर कैटेगरी में कट ऑफ लो जाती है। अब वैसे अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर अगर हम जेके कह रहा हूँ, कश्मीर माइग्रेंट और पीडब्ल्यूडी को हटा दे तो सबसे लो कट ऑफ गई थी मुस्लिम वुमेन के लिए। क्योंकि एक डाउट ये भी था कि मैं मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी अप्लाई करूं या वुमेन, तो ये भी बहुत अनसर्टेन है, बट वुमेन के लिए गई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आता है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। क्या पीसीएम में टोटल चाहिए एग्रीगेट 55% या अलग अलग। तो देखो यार, यहाँ पर ऐसा एग्रीगेट तो नहीं लिखा वर्ड कहीं भी, लाइक पीसीएम में उन्होंने बोला है पीसीएम मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, किसी किसी के ऑप्शनल भी होते हैं, तो मेन सब्जेक्ट होने चाहिए पीसीएम। और पीसीएम में 55% मार्क्स होना चाहिए, और सेपरेटली भी नहीं लिखा है।
तो आप इतना अगर 54, 53, 50 है किसी एक सब्जेक्ट में, तो इतना यार प्रॉब्लम मत लो, आप अप्लाई कर सकते हो, इतना बड़ा रिस्क नहीं है। अगर कुछ होता भी हो तो आपका 1000 ही जाएगा, इस चीज का ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांच प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, इसके बाद भी बहुत सारे अभी कट ऑफ भी बताऊंगा, तो ब्रांच प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम मैंने समझाया था आपको, इसमें काफी सारे केसेस बनते हैं और रिव्यू करते टाइम भी बताया था, आप वो जाकर चेक कर सकते हो। आप गलती मत करना, क्योंकि ब्रांच चेंज नहीं होती, करेक्शन में ब्रांच आपकी चेंज नहीं होगी, तो जो आपने फिल कर दिया आपको वही मिलेगा। आपकी 2 लाख रैंक हो या 10 लाख रैंक हो, अगर आपको सीएस में इंटरेस्ट है तो सीएस नंबर 1 पे रखो। और एक और चीज, सीएस नहीं है जेएमआई में, या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या तो सीएसई डेटा साइंस है। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की। तो देखो कट ऑफ, और हाँ, एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब यहाँ बात कर लेते हैं कट ऑफ की, किसको अप्लाई करना चाहिए। कट ऑफ यानी एक्चुअली ब्रांच वाइज तो नहीं, कितने परसेंटाइल तक आपको अप्लाई कर देना चाहिए। तो आप देखो 85 परसेंटाइल से ऊपर है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आप अप्लाई कर दो। अगर आपको सीएससी ब्रांच, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर नहीं चाहिए, तो आप चाहते हो जेएमआई मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई सिविल मैकेनिकल या कोई सेल्फ फाइनेंस ब्रांच मिल जाए, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप 85 परसेंटाइल से ऊपर है तो बिल्कुल अप्लाई कर दो, और 80 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप रिस्क ले सकते हो अगर कैटेगरी है तो, क्योंकि जैसे मुस्लिम वुमेन हो गया वो, और जेके हो गया, ये 80 परसेंटाइल से ऊपर पे रिस्क ले सकते हैं, बट चांसेस थोड़े कम है, स्पोर्ट के बिल्कुल लास्ट में जाएगा। सो इस चीज का हमें ध्यान। तो यहाँ पर हॉस्टल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉस्टल पे ऑलरेडी मैंने वैसे वीडियो कर रखी थी लास्ट ईयर, बट हॉस्टल का ये सीन है कि जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस हैं उनमें हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जेएमआई में वैसे भी हॉस्टल मिलना मुश्किल है, क्योंकि कैंपस भले ही 250 एकड़ का है, बट बहुत सारे कोर्सेज और डिपार्टमेंट्स हैं, इस वजह से जगह कम पड़ती है। तो हॉस्टल भी के लिए भी आपको जो नॉर्मल है रेगुलर ब्रांचेस, उनमें भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपका जो होम टाउन है, घर से कॉलेज से कितना किलोमीटर है, सब कुछ होता है, पॉइंट्स ऐड होते हैं, तब जाकर रेगुलर स्टूडेंट्स को जो है हॉस्टल मिलता है। और सेल्फ फाइनेंस के लिए तो बहुत कम चांसेस है, बट यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। सेल्फ फाइनेंस में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं दूर से आगे, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है, तो आपको फ्लैट्स रूम्स मिलते हैं आसपास में, अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर रिव्यू के बारे में क्या ही बात करें, अभी एनआईआरएफ डेटा में मैंने प्लेसमेंट देखा तो काफी इंक्रीज हुआ है और अच्छा भी कर रहे हैं ये, और सेल्फ फाइनेंस में भी ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं वाली, काफी सही कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली टॉप एनआईटीज के लेवल का तो नहीं है, बट एक एवरेज और डिसेंट एनआईटीज के लेवल पे आता है, एंड कम फीस में तो बिल्कुल ही अप्लाई कर देना चाहिए। बाकी क्या फीस क्या है सब कुछ मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो कर रखी थी, ये सिर्फ डाउट से रिलेटेड था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, अब नए डाउट्स अगर आ रहे हैं तो आप कमेंट करो, कुछ और डाउट्स कलेक्ट होते हैं तो मैं एक और वीडियो नेक्स्ट वीक तक कर दूंगा। बाकी यहाँ वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में रेगुलरली लेकर आता हूं, तो कोई आप मिस ना करो। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।